अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम। प्रोग्राम मुलज़्ज़ा फरमा रहे हैं आप वॉइस एट 7। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का आज दूसरा रोज। ये सियासी मंजरनामे का ऊंट अब किस करवट बैठेगा? हर गुजरते दिन के साथ आने वाले कुछ दिन, आने वाले कुछ हफ्ते, आने वाले कुछ महीने इलेक्शन से कबल बेहद अहमियत के हामिल हैं। 24 अक्टूबर के बाद क्या होगा? नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल मुतवक्किर रहा। कल पीटीआई का बयान सामने आया कि मुजरिम का एहतसाब करने के लिए निजाम इंसाफ भी नाकाम रहा, इंसाफ दफन हो गया। जबकि आज असद कैसर ने कुछ ऐसी ही बात की। उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ होने वाली नाइंसाफियों के पीछे मियां साहब का हाथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो कमर जमान काहिरा साहब कुछ यूं कहते मंजर आम पर आई कि बहुत खुश आइन बात है और तमाम सियासी जमातों को मिलकर इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए, जबकि इलेक्शन कमीशन को अपना शेड्यूल भी जारी कर देना चाहिए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के फैसल करीम कुंडी साहब ने बड़ा ओपनली कहा कि कल के जलसे में कारकुनान आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। कारकुनान को लाने के लिए पंजाब की इंतजामिया ने बहुत मुआवनत की है, बल्कि उन्होंने तो ये साफ कहा कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ऐलान कर दें, इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। इस सबके अलावा अगर सिर्फ स्पीच की बात की जाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो उन्होंने जलसे में की, तो स्पीच से कबल उन्होंने बल्कि पाकिस्तान आने से ही कबल दुबई एयरपोर्ट पर बात की थी कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। और इनके इस बयान के बाद जलसे में, स्पीच में बड़े ही गर्मा गर्म किस्म के बयानात की तवक्को की जा रही थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मईशत और सियासत को लेकर मियां साहब क्या नया मंशूर लेकर आएंगे, ये सब उम्मीदें भी धरी की धरी रह गई, क्योंकि कोई खास सियासी या मुआशी मंशूर जो है वो मंजर आम पर नहीं आया गया। पहले महंगाई बहुत थी, अब महंगाई खत्म करेंगे हम, और पहले पेट्रोल डॉलर की कीमतें ये थी और अब जो है बिजली के बिल हम कम कर देंगे। और ये तो वो सारी बातें जो पहले भी 3 बार वजीर आजम बनने से पहले इलेक्शन कमीशन में वो करते गए हैं। पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो वजीर आजम बनने के उम्मीदवार कैंडिडेट्स होते हैं वो कुछ ऐसी ही बातें करते मंजर यहाँ पर आते हैं। नथिंग न्यू अबाउट दैट। तो फिर नया क्या था कल के जलसे में, कल की स्पीच में? वैसे बहुत बड़ी बात है, मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी पब्लिकली जो है वो अपने सियासी हरीफों के बारे बहुत ओपनली जो है वो बयानबाजी नहीं की है, इल्जाम तराशे नहीं की है, विच इज ट्रूली अप्रिशिएटिंग थिंग। और बड़ी मफाहमती स्पीच रही। मगर नया क्या था? नई थी बजाते खुद मफाहमती स्पीच जो कि गैर मुतवक्की थी। नया था जो कि तवक्को की जा रही थी, जो उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पे बात की कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। इस हवाले से बहुत शदीद रद्द-ए-अमल अवाम का सामने आया है कि आप सिर्फ 28 मई वाले हैं क्या? इसमें कोई शुबा नहीं है कि आप 28 मई वाले भी हैं। दैट क्रेडिट गोज टू यू एज वेल। लेकिन अवाम भूली नहीं 19 नवंबर 2019 को जब आप इलाज की गर्ज से लंदन गए। अवाम भूली नहीं 20 अक्टूबर 2016 को जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस काबिल समात करार दिया। अवाम भूली नहीं 28 जुलाई 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के ओहदे से नाअहल करार दिया। अवाम भूली नहीं 8 सितंबर 2017 जब नैब ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स फ्लैगशिप एवानफील्ड रेफरेंस दायर किया है। अवाम भूली नहीं 21 फरवरी 2018 जब नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नाअहल करार दिए गए। 6 जुलाई 2018 जब एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई और उसके बाद 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई। अवाम भूली नहीं 12 नवंबर 2019 को जब नवाज शरीफ को इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दी गई। और अवाम भूली नहीं 16 नवंबर 2019 लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को ईसीएल का नाम निकालने का हुक्म दिया और बिलखसूस 19 नवंबर 2019 साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बज़ाहिर इलाज की गर्ज से लंदन चले गए। और अब जब 3 साल 11 महीने 3 दिन की मुद्दत मुकम्मल करके वापस आए हैं तो आकर कह रहे हैं कि हम 9 मई वाले नहीं हैं। इस सब पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। वीडियो लिंक पर हमारे साथ रहेंगे राजा रजाक साहब, सीनियर तर्जमाकार हैं, और इमरान एजाज साहब, एनालिस्ट, हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तर्जमाकार हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहूंगी अपने प्रोग्राम में, अपने स्टूडियोज में। राजा रजाक साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। राजा रजाक साहब, इमरान साहब, नवाज शरीफ साहब ने वापस आकर जो मईशत के बारे बात कर रही थी, जो मईशत के बारे में मंशूर देना था, तो उसका तो अवाम मुंतजिर ही रह गई। इस बारे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी आपका। शायद आपने तकरीर गौर से सुनी नहीं।
और अगर सुनी है तो शायद आपने उस तकरीर को समझने की ज़हमत गवारा नहीं की। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देते तो उनकी तकरीर में वो पूरा प्लान उन्होंने दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली हालांकि उनकी तकरीर का ज्यादा फोकस उसी चीज पे था और मुझे बहुत हैरत हुई एंड आई एम शॉकिंग कि आपने जो मेन चीज थी उनकी तकरीर की वो सारी आपने भुला दी। उन्होंने जब वो बात करते हैं कि मैंने इंतकाम नहीं लेना, हमने सिर्फ मुल्क को आगे लेके जाना है, हमने रीजन। खुश आइन बात है जिसको मैंने अप्रिशिएट किया कि मफाहमती स्पीच थी। नहीं, वो मैं कहता हूँ ना कि ठीक है, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको जो वर्ड आपको सूट करते हैं आप उस पर जरूर बात करेंगी, मगर जो मेन फोकस था उसको आपने टोटली इग्नोर किया। उनकी सारी स्पीच ही मस्जिद के बारे में थी कि किस तरीके से हमने माजी में मुल्क को मजबूत बनाया और अगर हम उसी तरीके से चलते रहे, अगर किसी तरह की दोबारा हर्डल जो है उनके रास्ते में ना खड़ी की गई तो वो यकीनन पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। और उन्होंने ये भी बात की कि हमें एक रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि हमने सबको साथ मिलके लेके चलना है। और जो उन्होंने मैशियत के हवाले से जो उन्होंने मशरकी पाकिस्तान का जिक्र किया वो भी शायद आप मिस कर गए हैं कि ये जो सी पैक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर आज वो बांग्लादेश हमसे जुदा ना होता तो शायद ये कॉरिडोर बांग्लादेश से शुरू होता और इंडिया भी जो है उसमें ऑन बोर्ड होता। तो ये मस्जिद के हवाले से ही बातें की थी। बाकी जो आपने इंट्रो में आपने बातें की है, देखें ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बुग़्ज़ और अनाद है कि जब हम उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं और इस तरह की स्टेटमेंटें देते हैं कि उन्होंने ये की और फिर ये हो गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए। नवाज शरीफ ने ये जानते हुए कि फैसले वो गलत आए हैं, सिर्फ नवाज शरीफ ने जानते हुए नहीं, अब तो हर वो करैक्टर जो साजिश में इन्वॉल्व था, जिसने जो है वो उनको एक नहीं मल्टीपल फेक केसेस पे जो है वो डिस्क्वालीफाई किया और वजारत उस्मा से रिमूव कर दिया, वो सारे करैक्टर बारी बारी आके जो है वो मान चुके हैं। तो ये जानते हुए भी कि उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रहा है, मगर उसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। सर जुल्म जाती पर ही तो वो बात करते रहे, अपने खानदान के बारे में, नाइंसाफियों के बारे में उन्होंने मेजर फोकस उसी पे रखा कि किस तरह से उनके ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो गलत इल्जामात, जाली इल्जामात लगाए गए, कितनी जुल्म और जातियां उनके साथ हुई और किस तरह उनके वालिद और वालदा का यानी कि बेगम का उनको जनाजा नहीं उठाने दिया गया। तो स्पीच का मेन फोकस तो खुद उनके ऊपर जो हुई जातियों के बारे में था। उन्होंने स्पीच का आगाज इस तरह किया गया। शेर शायरी का प्लान में और ख्वाब में फर्क होता है। हम हाइटी हब बनाएंगे, हम G20 में शामिल होंगे, ये सब तो ख्वाब हैं। ये आप प्लान और ख्वाब में कोई लकीर खींचिए प्लीज। ऐसे कतन नहीं है। ख्वाब वो देखते हैं जिनके माजी में जो है ना इन चीजों की मसाले ना हो। नवाज शरीफ ने उनको इम्प्लीमेंट किया है, नवाज शरीफ ने वो करके दिखाया है। वो ख्वाब नहीं होते, जो चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट, वो ख्वाब नहीं होते, वो हकीकत होते हैं। मगर ये ख्वाब देखना, अगर इसमें जो है वो रोड़े ना अटकाए जाते तो आज हम जो है वो G20 की पोजीशन से भी शायद कहीं आगे का सफर कर चुके होते। तो ये उनका कहना था, ये ख्वाब नहीं थे, वो हकीकत दाना जो है वो सर इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन प्लान के जुमरे में आता है कि करेंगे किस तरह से, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसी बातों में जो वो अवाम आती थी शायद अब वो नहीं आती है। कल के पीटीआई का रद्दअमल यही था कि अवाम एक सियासी शऊर की सतह पर खड़ी है। अब जो है पीटीआई देखिए, PTI is not relevant in Pakistan politics. It's never been relative in Pakistan. ये मैटर नहीं करती, ठीक है ना। ये एक ख्वाब था कॉफ लीग की तरह, ये रेलेवेंट नहीं है हमारी सियासत में।
वो जो न्याजी साहब है वो एक बुरा आवाज है, झोंका था जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को जला के राख कर गया। वो एक बुरा ख्वाब था जो गुजर गया काफ लीग की तरह। वो ना रेलेवेंट थे, ना है, ना आइंदा होंगे। चले सर, हम आपसे पीटीआई की बात नहीं करते, आप नून लीग की हमसे बात करें। आपसे हम बात करेंगे फैसल करीम कोंडी साहब का जो बयान था कि पार्टी में जलसे में जो वर्कर्स थे वो लेकर आए बाय हुक एंड क्रोक, वो खुद से नहीं आए। तो पंजाब की इंतजामिया ने बड़ा, तो वर्कर्स के बारे में जो चहमा गोइयां हो रही हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे? वर्कर जो आप अपने पल्ले से जो है ना वो कितने ला सकता है। ये कुंडी साहब ठीक है, वो पीपल्स पार्टी से उनका तल्लक है, उन्होंने जो है सियासत करनी है, उन्होंने बयानात भी देनी है, उनका हक है। मगर जो है ना वो चलो कुछ सैकड़ों कारकुन ले आए या कुछ हजारों ले आए, मगर लाखों की तादाद में लोग लाए नहीं जाते। वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे लेकिन टारगेट अचीव नहीं किया गया अवाम का, जो टारगेट था कि इतने लोग आएंगे। नहीं देखें, इससे बड़ा तो पहले जलसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट आई एम विटनेस। देखिए, मैं मियां साहब के साथ फ्लाइट के अंदर मौजूद था, मैं फ्लाइट में आया। मैंने ये सारा मंजर जो है दुबई से लेके और जलसा गाह तक हर चीज को जो है ना मैंने जाती तौर पे विटनेस किया। मुझे पता है कि लाहौर कितना जैम पैक था, और मुझे ये पता है कि जीटी रोड और मोटरवे तक जो है वो ट्रैफिक, जब हम वहां से वापस आए तो बिलीव मी, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने खुद अभी लाइनें लगी हुई देखी थी मोटरवे पे, जिसमें तराने बज रहे थे और लोग जो है वो जाने की लाहौर की तरफ जा रहे थे। तो ये मैं किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं मैंने सारी ये चीजें खुद विटनेस की है। और लोगों की तादाद जो है वैसे अफवाहें भी वैसे नहीं बनती, ये बिरयानी मोटरसाइकिल की जो बातें हैं ये वैसे अफवाहें भी वैसे नहीं बनती, लेकिन वी बिलीव जो आप कह रहे हैं वो ठीक बात होगी। और अब तो खैर सवाब भी लोग कमाना शुरू हो गए। जन्नत का टिकट देने की बात सामने आई है नून लीग की जानिब से। I'm sorry, रिपीट कीजिएगा। सर मैं कह रही हूँ कि ठीक है, कारकुनान को जो है वो खुद से आए हैं, बकौल आपके मान लेते हैं, तो ये जो अफवाहें हैं खुद से नहीं बनती है। मोटरसाइकिल, बिरयानी और जन्नत के टिकट की बातें, ये फिर कैसे मंजर आम पर, अगर आवाम की वाकई इतनी ताकत खुद से आई है जलसे में? मैंने जैसे कहा ना कि वीडियोस आपके पास मौजूद है, आप वीडियोस देखें, ठीक है। अगर वीडियो पे यकीन नहीं है, जो मैंने खुद अपनी वीडियोस आवाम दिखा रही है, आवाम का जमे गफीर वीडियोस तो दिखा रही है। सवाल ये है कि उनको लाया किस तरह से गया, इसमें कहां तक सदाकत? मैंने वही बात की ना कि आप अगर मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं और बाकी वो हो सकते कुछ इंसिडेंट हो, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, मगर जैसे मैंने कहा ना सैकड़ों आप कारकुन ला सकते हैं, आप हजारों में शायद ले हैं, मगर इतनी बड़ी तादाद में लाखों में लोग जो है ना वो लाए नहीं जाते। वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद आते हैं। और as I said, I witnessed everything, by myself. चलिए सर, वी बिलीव जो आप कह रहे हैं उसमें काफी हद तक सदाकत है। बहुत शुक्रिया, आपको हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। बढ़ेंगे इमरान एजाज की जानिब। इमरान एजाज साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़कार हमें ज्वाइन करें। सर वेलकम टू आवर प्रोग्राम, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। जी थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। देखें, अगर आप मुझसे इसी सवाल के ऊपर जवाब लेना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो कल की जो तकरीर थी ना, उसमें उनको अवाम को बताने के लिए या कुछ देने के लिए उसमें कोई भी कोई नई बात नहीं थी। मैं यही आपसे वाकई में रही सवाल था कि इंतकाम लेने नहीं आए, वजह क्या है? देखें उसकी वजह क्या है। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता और पाकिस्तान में, और ना ही देखें हमारी जो बेसिकली एनालिसिस जो हमने देखना होता है वो हमने कौम की जो आवाज है उसके ऊपर बात करनी होती है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि शायद आज के प्रोग्राम में जो डिस्कशन चल रही है वो अगर मैं कोई अपना रिस्पॉन्स दूं तो उसको किसी पॉलिटिकल साइड के ऊपर ना लिया जाए। देखें सबसे पहली तो बात यह है कि देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अब समझना होगा कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हुई है। अब वो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल वाला, अब 5 साल 10 साल 20 साल वाला तुम्हारी बारी आ गई, मेरी बारी आ गई, अब वो पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की पिछले 4 साल में जो एक दफा सिचुएशन चेंज हुई है ना,
वो चेंज विद इन पाकिस्तान नहीं हुआ, वो पाकिस्तान से बाहर के जो आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा उसका चेंज हुआ। पीटीआई के कल के रद्दमल के तनाजुर में कह रहे हैं कि अब आवाम को शऊर आ गया है, बेशऊर बेदार हो गया, इस तनाजुर में कह रहे हैं आप। देखें मैं अवाम को शऊर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कल की जो तकरीर थी वो बिल्कुल एक सियासी तकरीर थी। अगर आप मुझसे पूछें कि उनको अवाम को देने के लिए उनके पास कोई नया कोई रोड मैप था तो बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह यह है कि देखें पिछले जो 16 माह की जो हुकूमत थी वो हुकूमत किसकी थी? पिछले 4 साल जो इमरान खान की हुकूमत थी उससे पहले जो हुकूमतें रही हैं वो किसकी थी? क्या आप 32 साल बाद अवाम को एक नया रोड प्लान दे पा रहे हैं? आज के दौर में जब पाकिस्तानी अवाम जो है पाकिस्तानी का देखें मेरा आपका पाकिस्तानी अवाम का मसला क्या है? हमारा मसला है महंगाई, और महंगाई को खत्म किन्होंने करना है? जिनको हम वोट देते हैं, जो हमारे वोट की ताकत से आके हुक्मरान मुल्क को संभालते हैं, उनकी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि वो पाकिस्तानी अवाम के बारे में कुछ सोचे जो महंगाई से तंग आ चुकी हुई है। मिस हमें मुझे आपको हमारा क्या कंसर्न है? आप अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते रहे, आप चाहे एक टेबल पे दिन को पॉलिटिकल लड़ाई लड़े, शाम को एक टेबल पे बैठ के खाना खाएं, अवाम को इससे कोई सलूकार नहीं है। अवाम का असल मसला जो है वो महंगाई का है। और तो महंगाई के बारे में वो जिस मैंने रज़ाक साहब से पूछा था कि उन्होंने ख्वाब दिखाए, वो तो हर नया वजीर आजम वाला बनने वाला उम्मीदवार दिखाता है, कोई एग्जीक्यूटेड प्लान उनके पास नहीं था जिस पर जो है वो एक गरीब अवाम से, जो महंगाई से सताई हुई अवाम है ना, जिसको इमोशनली ट्रैप किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है ऐसी बातों से, शायद वो तो इस बात पे यकीन कर ले, लेकिन ओवरऑल मिनहसल कौम एक प्लान चाहिए था कल की स्पीच में, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? देखें यही तो बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर तो मियां साहब या पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान ये समझता है कि अब हम कोई नई बिजली के बिल में इतना ज्यादा इजाफा होगा, अगर पाकिस्तान की ये मुईशत जो है वो इतनी खराब होगी, हमने अगला चांस लेना है, तो उसके लिए आपने इस चीजों के ऊपर अमल करना है। लेकिन 16 माह में मिला क्या हमें? कुछ भी नहीं। तो वही पीडीएम के बारे में बात कर। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी इमरान साहब कि उन्होंने 1-2 बार इंडिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहीं खड़ो के वाजपेयी साहब ने जो मुआहदा किया वो मसला कश्मीर के बारे में था, मोदी साहब का, वाजपेयी साहब का। तो इन अस्कार का क्या मकसद था आपके ख्याल से? इंडिया की बात करने के पीछे क्या मकसद था? देखें मिस, पहली तो बात यह है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इस वक्त इंडिया जो है ना वो एक आइसोलेशन में है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले कनाडा के साथ जो उसके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। आपको पता है अभी 2 दिन पहले 21 सिफारतकार जो है वो इंडिया से वापस कनाडा चले गए हैं, कनाडा के। उसके बाद इस कनाडा और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, और अभी तक उसमें कोई भी ऐसा पीस प्रोसेस नहीं चल रहा कि वो इसको दोबारा रिस्टोर करें। दूसरे तनाजुर में इंडिया की जो सपोर्ट है इसराइल के साथ वो भी इंडिया को तनहा कर रही है। अब आपको पता है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन इंडिया के ऊपर आती है तो इंडिया अपने आप को आइसोलेशन से निकालने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दिलवाता है लोगों से कह के कि जिसमें उसको ये पता चले कि मेरी अहमियत इस खित्ते में बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अभी इस वक्त में इंडिया के लिए ऐसी कोई बात करनी चाहिए थी। उनको अपना पूरा प्रेशराइज जो है वो फलस्तीन के ऊपर रखना चाहिए था। ठीक है, पाकिस्तान की पिछले 16 माह में या उससे पहले की जो भी गवर्नमेंट थी वो अगर हिंदुस्तान से अपने रिलेशनशिप अच्छे करना चाह रही थी तो मिस उन्होंने बहुत जोर लगाया था, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत थी, चाहे वो पिछले 16। इंपॉर्टेंट बात कर गए कि इंडिया को आइसोलेशन से बाहर निकलने के लिए खत्ते में मतलब जरूरत है कि कोई और उसके बारे में बात करे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसे से इसकी कैसे कड़ी मिला रहे हैं आप? मेरा सवाल है कि उन्होंने इंडिया की बात क्यों की? तो आपने कहा इंडिया को बात करवाने की जरूरत है। Does it mean? देखें मैं आपको बताता हूं। देखें ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा इंडिया के साथ अपने एक ताल्लुकात जो है उसको अच्छा करना चाहते हैं। वो इस बात पे यकीन रखते हैं। चाहे उसके तनाजुर में आप ये चीज देख लें कि एक दफा इंडिया के जो मोदी साहब हैं वो ट्रेवल करके पाकिस्तान भी आ गए थे और बकायदा उन्होंने यहाँ पे कुछ घंटों के लिए कयाम किया था और उसके बाद चले गए थे, जिसके बाद से थोड़े से कुछ पाकिस्तान में जो हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा हैरानी भी थी और कुछ उसके ऊपर मशकूक भी अंदाज में वो लोग इस तनाजुर में इसको देख रहे थे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये जो बयान था, जाहिर है आपको पता है वो एक सियासी जमात के लीडर भी हैं और अभी वो पाकिस्तान में जो दोबारा वापस भी आए हैं, तो डेफिनेटली वो एक लेवल के ऊपर अपना एक प्लेइंग फील्ड के ऊपर एक खेल भी रहे हैं।
वो इस बयानिए को भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं कि मैं किसी भी जगह के ऊपर जो भी हमारे हमसाया ममालिक हैं उसके साथ अपने ताल्लुकात अच्छा करना चाहता हूं। तो ये तो हर सियासतदान की कोशिश होती है कि वो हर जगह के ऊपर अपनी कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त बात थी कि जब मियां साहब पाकिस्तान में आए हैं तो मियां साहब को ये देखना चाहिए था क्या इस वक्त इंडिया से मुतल्लिक उनकी स्टेटमेंट उसको मजीद नेगेटिविटी में तो नहीं ले जाएगी। मेरे ख्याल में उनको चाहिए था कि अभी वो इंडिया की स्टेटमेंट देने से पहले कुछ थोड़ा सा फलस्तीन के ऊपर बात करते और एक डिप्लोमेटिक तरीके से हम इंडिया का नाम लिए बगैर अपने हमसाया ममालिक का जिक्र कर देते। जिस तरह आपको पता है बहुत से सियासतदान जो हैं वो ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट में इस तरह करते हैं कि देखिए पाकिस्तान अपने हमसाओं से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो हिंदुस्तान है। तो अगर उन्होंने स्पेशली हिंदुस्तान का नाम लेके ये बात की है तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि उनको थोड़ा सा इसको रिव्यू करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो एक सियासतदान है, अभी हम अब मुझे इतनी अच्छी तरह अंदाजा नहीं है कि उनके माइंड में क्या है, उनका आगे रोड प्लान क्या है। उन्होंने आखिरकार अगर ये स्टेटमेंट दी है तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ अपने पॉलिटिकल कैरियर को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेटमेंट दी हो। अब आपने बिल्कुल वजह फरमाया, डिप्लोमेसी इज मच नीडेड इन आवर पॉलिटिकल सिनेरियो। मैं एक और बात करना चाहूंगी कि आपसे पूछना चाहूंगी कि चेयरमैन पीटीआई का 2 बार नाम लिया भी और कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता और बड़ा रुक कर उन्होंने दोबारा नाम लिया। अगर तो खुद साख्ता उनके मुंह से निकलता तो शायद दोबारा नाम ना लेते और कहा कि मैं नहीं लेना चाहता। इसके पीछे क्या डिप्लोमेसी थी? देखिए मिस, मेरी नजर में तो अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इतना अच्छा पॉलिटिकल कैरियर है और वो एक, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो एक अच्छे सियासतदान भी हैं, वो बहुत ज्यादा समझदार भी हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अभी जो मौजूदा सिचुएशन थी, इस सिचुएशन को अगर यहां तक पहुंचाया गया तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना किरदार है कि अगर अवाम जो है वो आज मुश्किलात से गुजर रही है तो इसमें डेफिनेटली हर सियासतदान का कसूर है। मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कल दिल अपना बड़ा करना चाहिए था और उनको इमरान खान का नाम लेने के बाद एक ऐलान करना चाहिए था कि इस मुल्क में किसी भी सियासी जमात के बंदे के साथ, कारकुन के साथ या लीडर के साथ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। और मैं आज के जलसे में ये पूरे पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप रिलीज करें सबको, सारे पाकिस्तान की क़यादत जो है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, कोई इंतकाम की सियासत आज के बाद नहीं होगी, सबको रिलीज करना चाहिए। और मैं स्पीच आपसे लिखवानी चाहिए थी। थैंक यू सो मच। आपकी जानिब दोबारा बढ़ेंगे, राजा रजाक साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। राजा साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का नाम लिया भी और उन्होंने नहीं भी लिया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक नॉनसेंसी अप्रोच है। आई थिंक इमरान खान जो है पीटीआई का जो चेयरमैन है, उसने क्राइम कमिट की है। ही कमिटेड क्राइम अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सर, उन्होंने जो भी किया वो अलग बात है, उनके नाम लेने के पीछे क्या मकसद था? या तो वो इमरान साहब वाली बात के मतलब वो नाम लेकर कहते हैं कि हम किसी से कोई इंतकाम नहीं ले रहे, तो शायद ज्यादा लोगों के दिल जीते। देखिए, उसने जुर्म स्टेट के खिलाफ किया, उसने नवाज शरीफ के खिलाफ जुर्म नहीं किया। ये बगावत कोई मजाक नहीं होता, ये बच्चों का कोई खेल नहीं है बगावत कि एक बंदा बगावत मुल्क में करे, मुल्क में आग लगाए, अफवाज पाकिस्तान में बगावत करे और आप जो है यहाँ पे बैठ के कहेंगे उसको रिलीज करें। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सर, आप मेरे जैसा मॉडल टाउन के वाकयात और इस तरह के बहुत सारे वाकयात नून लीग के क्रेडिट पर भी हैं। कोई वाकयात नहीं है, मेरी आप बात सुने, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जोक नहीं है कि आप जो है ना यहाँ पे बैठ के कहेंगे उसको रिलीज करें। ही कमिटेड क्राइम अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उसने चलिए सर, आप ये बता दीजिए 24 अक्टूबर के बाद क्या होगा? एक सेकंड, नो होल्ड मी, हियर मी आउट। आपने उनको सुना, मेरी भी सुनी आप बात। ये जब हम बात करते हैं ना, गैर जिम्मेदारी से बात नहीं करनी चाहिए। उसका जो क्राइम है स्टेट के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के खिलाफ वो बगावत है और उसमें पकड़ा गया है। ये कोई मजाक नहीं है कि जो मेरी किसी ने चोरी कोई चीज उठा ली है तो शायद मैं माफ कर दूं और मुल्क में उसने आग लगाई है और आप उसके जो साथी आगे बयान दे रहे हैं, ये क्या वो बकवास कर रहे हैं सारे। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो वो इंडिया की जो वो बात कर रहे हैं, ये बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमने सबके साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं
और उसके साथ साथ जो हमारे मामलात हैं, मसला कश्मीर है, वो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जिस बंदे को अभी वो जेल में है वो कश्मीर फरोश है, वो वाशिंगटन में कश्मीर को बेच के आए। आप कैसी बात करते हैं? ऐसे लोगों की जो है ना वो हम बड़ा इल्जाम मसाले है देते हैं और फिर हम कहते हैं जो आप लगा रहे हैं। और भाई वो इम्प्लीमेंट कर चुका है। He already have done it. He proved it again and again. एक बंदा है जिसको आप इस बारे में क्या कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का नाम लिया भी और उन्होंने नहीं भी लिया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये तो एक नॉनसेंसी अप्रोच है। आई थिंक इमरान खान जो है पीटीआई का जो चेयरमैन है उसने क्राइम कमिट की है। ही कमिटेड क्राइम अगेंस्ट द स्टेट ऑफ सर पाकिस्तान। उन्होंने जो भी किया वो अलग बात है, उनके नाम लेने के पीछे क्या मकसद था? या तो वो इमरान साहब वाली बात के मतलब वो नाम लेकर कहते हैं कि हम किसी से कोई इंतकाम नहीं ले रहे, तो शायद ज्यादा लोगों के दिल जीते। देखिए उसने जुर्म स्टेट के खिलाफ किया, उसने नवाज शरीफ के खिलाफ जुर्म नहीं किया। ये बगावत कोई मजाक नहीं होता, ये बच्चों का कोई खेल नहीं है बगावत कि एक बंदा बगावत मुल्क में करे, मुल्क में आग लगाए, अफवाज पाकिस्तान में बगावत करे और आप जो है यहाँ पे बैठ के कहेंगे उसको रिलीज करें। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सर आप मेरे जैसा मॉडल टाउन के वाकयात और इस तरह के बहुत सारे वाकयात नून लीग के क्रेडिट पर भी हैं। कोई वाकयात नहीं है, मेरी आप बात सुने। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जोक नहीं है कि आप जो है ना यहाँ पे बैठ के कहेंगे उसको रिलीज करें। ही कमिटेड क्राइम अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उसने चलिए सर आप ये बता दीजिए 24 अक्टूबर के बाद क्या होगा? एक सेकंड, नो होल्ड मी, होल्ड मी, हियर मी आउट। आपने उनको सुना, मेरी भी सुनी आप बात। ये जब हम बात करते हैं ना गैर जिम्मेदारी से बात नहीं करनी चाहिए। उसका जो क्राइम है स्टेट के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के खिलाफ वो बगावत है और उसमें पकड़ा गया है। तो ये कोई मजाक नहीं है कि जो मेरी किसी ने अगर चोरी कोई चीज उठा ली है तो शायद मैं माफ कर दूं और मुल्क में उसने आग लगाई है और आप उसके जो साथी आगे बयान दे रहे हैं, ये क्या वो बकवास कर रहे हैं सारे। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो वो इंडिया की जो वो बात कर रहे हैं, ये बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमने सबके साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं और उसके साथ साथ जो हमारे मामलात हैं, मसला कश्मीर है, वो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जिस बंदे को अभी वो जेल में है वो कश्मीर फरोश है, वो वाशिंगटन में कश्मीर को बेच के आए। आप कैसी बात करते हैं? ऐसे लोगों की जो है ना वो हम मसाले देते हैं और फिर हम कहते हैं जो आप लगा रहे हैं। और भाई वो इम्प्लीमेंट कर चुका है। He already have done it. He proved it again and again. एक बंदा है जिसको खजाना 2013 में खाली लेकर मिला, वो 24 बिलियन डॉलर के पे छोड़ पे गया। एक बंदा है जिसको जो है वो पाकिस्तान हेलो सर आपको आवाज आ रही है? राजा रजाक साहब से लगता है राब्ता हमारा लेके गया। जी सर। शेडिंग को जीरो पे लेके गया। आपको दहशतगर्दी 10-10 12-12 धमाके रोजाना होते थे। वो दहशतगर्दी को जो है वो एलिमिनेट करके गया पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो 52,000 पॉइंट पे लेके गया, जो सीपेक लेके आया, जो उसके पास इतने प्लान है। देखिए पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है इस रीजन में, उतनी इंपॉर्टेंस किसी की भी नहीं है। इंडिया बेशक हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, मगर जितनी इंपॉर्टेंस दुनिया में या इस रीजन में पाकिस्तान की है इतनी इंडिया की नहीं है। जब भी जिस दिन भी इंडिया इस सीपैक का हिस्सा बनेगा तब जो है वो आप सेंट्रल एशिया तक पहुंच पाएगा, वरना उसके लिए ये सारी जो है ना वो आइसोलेट होगा और फर्दर आइसोलेट होगा। हम ये नहीं कहते कि वो आइसोलेट ना हो, वो उसकी अगर हरकतें इंडिया की ऐसी है, अगर वो दहशतगर्दी करेगा इंडिया, अगर वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो दहशतगर्दी करेगा जिस तरीके से उसने कनाडा और यूके में की है, इवन पाकिस्तान में जो है वो असैसिनेट कर रहा है कश्मीर के और खालिस्तान के लीडरों को, तो वो आइसोलेशन में जा रहा है और फर्दर जाएगा। मगर हमने आने वाले वक्तों में अपने जितने भी नेबर हैं उसमें ईरान है, अफगानिस्तान है,
चाइना है, इंडिया है, हमने सबके साथ जो है वो अच्छे तल्लुकात रखने हैं और बातचीत के जरिए अपने जो मामलात हैं वो सेट करने हैं। जी, वी स्ट्रांगली विश एंड प्रे कि हम ऐसा कर सके। थैंक यू रजाक साहब। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी इमरान एजाज साहब से। इमरान साहब, पीटीआई की सियासी क़यादत इस वक्त आपको मालूम है कि आधी कुछ जेल में है और कुछ हर गुजरते दिन के साथ पार्टी छोड़ रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रही है। तो पीटीआई के पास अवाम की ताकत जो था, जिसको पीटीआई पे बहुत जोम था, इलेक्शन करीब है, तो वो अवाम की ताकत क्या जुड़ी रहेगी? क्योंकि सियासी क़यादत तो है नहीं पीटी के सर पे, तो पीटीआई के अवाम के अंदर जो पार्टी का मंशूर कैसे रख पाएगी पीटीआई की क़यादत अवाम के सामने? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखें, अभी इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये एक चांस है कि वो अपने सारे इख्तलाफात भुला के एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करें। चाहे अगर किसी बंदे ने 9 मई किया है तो वो उसके ऊपर माजरत करे, अगर किसी बंदे ने गुजरांवाला में तकरीर की है या डॉन लीक है या मेमो गेट स्कैंडल है, उसके ऊपर भी वो सब माजरत करें और तमाम इख्तलाफात बुला के एक कौमी एजेंडे के ऊपर एक पॉलिसी बनाए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी जो होना है, जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने इंटरनल इख्तलाफात नहीं बुलाएंगे तो हमारे इर्द गिर्द बैठे जो अभी दुनिया में जो चेंजिंग हो रही है, हमारी पाकिस्तानी अवाम उससे दूर हो जाएगी, लोग सीरियस नहीं लेंगे उसमें। दूसरी आपने बात की, देखें मिस, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हो उसका वोट बैंक मौजूद रहता है। इसकी एक एग्जाम्पल पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर की है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी। आपने देखा होगा कि उसके बाद उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ था, कम नहीं हुआ था। उसके बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उनका भी वोट बैंक उसकी जगह पे मौजूद रहा था। पार्टियों पे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इतनी बड़ी किसी पार्टीज को 1 मिनट में खत्म करके किसी दूसरी पार्टी को मौका दे दें। मिस, अब वो पाकिस्तान में उस तरह का टाइम नहीं है। वो बहुत खूबसूरत बात की आपने इमरान साहब, हमें ऐसे ही करने की जरूरत है। राजा रजा साहब, आप इस बात पे रोशनी डालिएगा जो अभी इमरान साहब ने की कि तमाम पार्टीज को जो जो उनसे गलतियां हुई है माफी मांगकर एक टेबल पर आने की जरूरत है। इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? माफी गलती होती है, क्राइम की माफी नहीं होती, क्राइम होती है। मेरे दोस्त को समझना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम और ये जो है। और दूसरी जो बात है ना, पीटीआई इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। इसमें लोग जो है वो जिस तरीके से लाए गए थे वो उसी तरीके से वापस जा चुके हैं। तो इक्का दुक्का रह गए हैं, वो भी आने वाले दिनों में चले जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि ये काफ लीग जैसा एक एक्सपेरिमेंट था जिसका रिजल्ट ऐसा ही आना था, एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ही होना था। तो चलिए, हम आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नून लीग की आप रहनुमा होने के नाते जो है वो थोड़ा सा मफाहमत की बात करेंगे अपने कायद की स्पीच की तरह। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का इतने अच्छे व्यूज के लिए और एनालिसिस के लिए। बहुत शुक्रिया। राजा रजाक साहब हमारे साथ रहे, इमरान एजाज साहब, और दोनों के तज्जे की रोशनी में यही आपसे कहना चाहेंगे कि वाकई अगर तमाम पार्टी सियासी जो है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगकर और क्राइम की सजा भुगतने के बाद अगर एक पेज पर आ जाए और सिर्फ मुल्क की सालियत के बारे में सोचे तो वो दिन ख्वाब जो है वो सच होते नजर आएंगे। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगी। मुझे अपनी मेजबान डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।